क्लास 10 आपका ऑनलाइन क्लास शुरुआत कर दिया गया है। तो आज एसएसटी में आपका ज्योग्राफी स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि पहले आपका इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर करवा दिया गया है आपको क्लास में ही। पावर शेयरिंग भी करवा दिया गया है। पावर शेयरिंग का कुछ हिस्सा बाकी है जो कि आपको बाद में करवा दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम ज्योग्राफी को एक नए सिरे से शुरुआत कर लेते हैं। आपका सबसे पहला चैप्टर जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हालांकि आप क्लास 8 में पहले से ही पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, तो हमको नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। तो वापस से हम यहाँ पे पढ़ने स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो जो नोट्स आपको हम भेजे हैं वो पहले लिख लीजिएगा, उसको ओपन कर लीजिएगा। उसको ओपन करने के बाद जैसा हम पढ़ाते हैं अपने कॉपी में मिलाते हुए चलिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और हो सके तो एक रफ कॉपी और एक पेन साथ में रखिएगा, जो हम बोलते चले वो भी अगर आप लिखते हुए चलते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा आप ही के लिए, क्योंकि बाद में जब रिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जब क्लास दोबारा स्टार्ट होगी ऑफलाइन क्लासेस आपके क्लासरूम में, तो वापस से वो सारी चीज़ें हम आपको बतला देंगे। लेकिन अभी के लिए आप चैप्टर पे ध्यान दीजिए। तो अपना बुक खोल लीजिएगा और जहाँ भी किसी को दिक्कत या डाउट हो तो वो हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या फिर हमको बता सकते हैं कि कहाँ पर उनको दिक्कत है, उनको बाद में और अच्छे से समझा देंगे। लेकिन जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती है आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिसोर्सेज कहते किसको है। तो रिसोर्सेज जो होता है, रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी से यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। मतलब वैसी चीजें जो आपकी जरूरतों को पूरा करती हो उसे आप रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। चाहे वो आप जिस तरह से भी अवेलेबल आपके पास हो, यानी कि अगर आप लिख रहे हो या फिर आपका पेन या फिर इवन आपका हाउस, आपका इवन आप कह सकते हैं एग्जांपल में आपका वाटर बॉटल, क्योंकि आप जिस चीज़ों का इस्तेमाल अपने यूज के लिए करते हैं, अपने यूज के लिए बनाए हुए हैं, उसे आप क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कह सकते हैं। जैसे कलम है तो पेन से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो पेन से हम लिख रहे हैं तो पेन हमारा काम कर रहा है, तो पेन क्या कहलाएगा यहाँ पे, आपका कहलाएगा यहाँ पे रिसोर्सेज। अब हम आगे चलते हैं तो रिसोर्सेज एक बार फिर से हम जान लेते हैं। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई योर नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेज। मतलब कुछ भी चीजें जो आपकी जरूरतों को पूरा करती हो उसे आप रिसोर्सेज कहते हैं। अब अगर हम आपके बुक के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन के अनुसार चले तो आप क्लास 8 में पहले वो पढ़ चुके हैं, सारे क्लास के बच्चे क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। तो वापस से हम क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन पे देखते हैं हम कि आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक वाले में क्या होता है कि ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, यानी कि जो भी रिसोर्सेज आपके एनवायरनमेंट से लिया गया है, आपके बायोस्फीयर से लिया गया है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर लिविंग कह सकते हैं। जैसे आप फॉरेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आप लाइव स्टॉक कह सकते हैं। लाइव स्टॉक कहने का मतलब आप हिंदी में उसको मवेशी कहेंगे, या फिर मवेशी नहीं समझ पा रहे तो उसको एनिमल्स कह सकते हैं। एनिमल्स रियरिंग होते हैं, वो सब आपका बायोटिक में आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में 2 हम अभी बताए हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक हम बता दिए आपको, अब चलते हैं एबायोटिक पे। तो एबायोटिक कह सकते हैं कि ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल दोज रिसोर्सेज which are composed of non-living things is known as abiotic resources। तो जो नॉन लिविंग थिंग से कंपोज्ड रहेगा उसको एबायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे में एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं, आपका आयरन हो गया, बॉक्साइट, या फिर आप ले सकते हैं आपका लैंड, वाटर, ये सब आपका एबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जो बायोस्फीयर से लिया गया है उसे बायोटिक, और एबायोटिक यानी कहने का मतलब है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो कंपोज है नॉन लिविंग थिंग्स है, उससे क्या कहते हैं, ए बायोटिक। एग्जाम्पल्स हम आपको दे चुके हैं। आगे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हो चुका है, अब चलते हैं सेकेंड टाइप पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे चलते हैं। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के अनुसार क्या होगा कि आप पढ़े हैं क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, यानी बैक क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, आपके सामने बुक है, आप देख रहे होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। तो 2 टाइप के कौन कौन होते हैं, एक आपका हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा आपका हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, जिसको आप वापस से रीगेन कर सकते हैं, वापस से आप उसको बना सकते हैं, उसे आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। मेथड आपका होगा, चाहे वो फिजिकल हो, मैकेनिकल हो या केमिकल प्रोसेस हो, वो सब आपका प्रोसेस है, वो आप देख लीजिएगा कि आप किस तरह से किसी भी चीज को बदल सकते हैं, किसी भी रिसोर्सेज को एक चीज से दूसरी चीज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिसको आप दोबारा रिन्यू कर लिए उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, नाम से ही पता चल रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नाम में ही रिन्यू है, मतलब जिसको दोबारा नया किया जा सकता है, रीन्यू, जिसको आप दोबारा नया कर सकते हैं, उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब चलते हैं इसका सेकंड जो है टाइप्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। तो द नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिप्लेनिश्ड, कहने का मतलब है जिसे आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं, वंस दे यूज्ड अप वी कांट गेट इट, कह सकते हैं कि एक बार जो आप इसको समाप्त कर दें तो आप उसके वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे में आप एग्जांपल ले सकते हैं, फॉसिल फ्यूल ले सकते हैं, पेट्रोलियम हो गया, ऑयल, मिनरल ऑयल जिसे कहते हैं, पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल भी कहा जाता है बुआ। उसके बाद आपका गैस हो गया, जिसको आप वंस यूज कर लिए तो उसको आप गेटअप नहीं कर सकते हैं। तो वो सब है नॉन रिन्यूएबल के हो गए, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे चलते हैं। तो ओनरशिप वाले में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ओनरशिप, ओनर मतलब होता है मालिक। अब सुनिएगा, ओनर मतलब मालिक, कहने का मतलब है जिसका मालिकाना हक हो, मतलब जिसका कोई मालिक हो, जिसका कोई मास्टर हो, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में क्या हो जाएगा, आपका पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक इंसान का, इंडिविजुअल मतलब एक इंसान का। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में क्या होता है कि रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कहने का मतलब है जो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा खुद ही हेल्ड, उसको क्या कह सकते हैं, ओन किया जाता है, जो एक इंसान का होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी घड़ी जो सिर्फ आपकी है, वो आपका कहलाएगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि वो आपकी जरूरतों को पूरा कर रही है, समय देखने में आपका वो काम आसान कर रही है, किसी और का नहीं, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाएगी। जैसे सुनिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कार है, ठीक, आप लोग के पास है, हम जानते हैं आपके पास कार है। तो कार एक इंडिविजुअल रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल आप अपने लिए कर रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। आप उस कार का इस्तेमाल कर कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, तो वो आप ही का काम आसान कर रही है, इसलिए वो क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब नाम से ही पता चल रहा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज मतलब एक समूह का है, एक समुदाय का है, ठीक है। मतलब वैसा रिसोर्सेज जो एक समूह के नाम पे हो, एक समुदाय के नाम पे हो। जैसे कि दोज रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी या ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। फिर से हम बोल देते हैं, द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू all the members of the society or community are called community owned resources। समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि आप क्या कह सकते हैं, वो, हाँ, अगर कोई गांव का तालाब हो गया जो पूरे गांव वासी के लिए बनाया गया है, या फिर पार्क कह सकते हैं जहाँ पे बच्चे हो सकते हैं, या फिर सुबह में कहीं पे जाकर बैठ सकते हैं, तो वो पूरे कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। वो कोई एक इंसान यूज नहीं कर सकता है, वो वहाँ के रहने वाले आसपास के लोग ही उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम बताते हैं आपको, आपका प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का इस्तेमाल आपके आसपास के यानी आप जो बच्चे हैं वही सब इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां कोई एक इंसान जाकर के नहीं खेल सकता, वहां पे सारे लोग जाकर के वहां पे खेलते हैं। उसे हम कहते हैं क्या, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब दो इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं इसी में, ओनरशिप में। तीसरा है आपका नेशनल रिसोर्सेज, तीसरा है आपका नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज ध्यान से समझिएगा, ऑल द रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, मतलब जिन पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का हक होता है, उसे हम नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे रेलवे की बात कर ली जाए, या किसी एक स्पेसिफिक जगह के जंगल की बात कर ली जाए, फॉरेस्ट की बात कर ली जाए, तो फॉरेस्ट हो गया आपका नेशनल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि जहां पर वो फॉरेस्ट होगा वहां के गवर्नमेंट का उस पर अधिकार चलता होगा, उस पर हक चलता होगा। रेलवेज की बात कर ली जाए तो रेलवेज में आप अगर देख सकते हैं तो इंडियन रेलवे है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट के अधीन है, ठीक है। तो वैसे रिसोर्सेज जो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के
अधीन हो, मतलब यूनियन और स्टेट वालों का रूल उस पर चलता हो, उसे हम कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। अब सुनिएगा ध्यान से, चौथा जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज दैट मीन्स टू से कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आपका दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा ये बतलाया जाता है कि किसका रिसोर्सेज कहां तक है। जैसे में हम देखते हैं, अगर ओशियनिक रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं, जैसे मान लो ओशियन में कहीं पे किसी समुद्र में अगर मान लो कि पेट्रोलियम का कोई पाइपलाइन है, तो उसका इस्तेमाल कौन करेंगे उसके बारे में अगर विचार किया जाए तो वो पता लगाएगी वहां की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो कैसे पता लगाएगी? मान लो कि इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, क्या उसको कहते हैं, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब जो एरियाज हैं, ठीक है, ये कोस्टल एरियाज हैं। तो इधर आपका हो गया जा करके क्या बोलते हैं, नीचे हो गया इंडियन ओशियन, अरबियन सी इधर हो गया, और इधर बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इधर कितना कितना क्षेत्र तक वो अपना रिसोर्स ले सकते हैं। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कहा है कि आप ओशियन में 200 नॉटिकल माइल्स तक जा सकते हैं। दैट मीन्स टू से आपका एरिया जो है वाटर में, मतलब इंडिया इज अ पेनिनसुलर लैंड। आप जानते हैं पेनिनसुलर किसे कहते हैं? तो पेनिनसुलर वो लैंड होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। अ लैंड विच इज बाउंडेड बाय वाटर बाय थ्री साइड्स, मतलब तीन साइड से वो पानी से घिरा हुआ होता है, उसे पेनिनसुलर लैंड कहते हैं। और इंडिया एक पेनिनसुलर लैंड है, ये आप जानते हैं, क्लास 9th से ही पढ़ रहे हैं। तो पेनिनसुलर लैंड है, और इसका अगर यूज किया जाए, मतलब कहते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कहा क्या कि भारत को, कि आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए पहले अच्छे से, कि आप अपने सामने वाले ओशियंस में, यानी अरबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में या इंडियन ओशियन में 200 नॉटिकल माइल्स तक ही जा सकते हैं। मतलब आपके देश भारत का अधिकार ओशियन में 200 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। नॉटिकल माइल्स क्या है? तो नॉटिकल माइल्स समझिएगा ध्यान से, 200 नॉटिकल माइल्स कहने का मतलब लगभग 370 किलोमीटर, यानी 370 किलोमीटर लिख लीजिएगा। 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब 370 किलोमीटर, मतलब हम ओशियन में 370 किलोमीटर तक जा सकते हैं। 370 किलोमीटर तक जाने के बाद हमारा वहां आगे जाने का राइट खत्म हो जाएगा, मतलब वहां तक के रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या नेक्स्ट है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे आपका चार टाइप्स हो जाता है। जैसे आपका हो गया पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल हो गया, चार नहीं, तीन ही टाइप होंगे। पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड हो गया, स्टॉक हो गया, और एक शायद रिजर्व है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए पोटेंशियल के बारे में। तो रिसोर्सेज विच आर found in a region but have not been utilized due to lack of capital, technology or other reason। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वैसे रिसोर्सेज जो हमारे एक क्षेत्र में मौजूद तो हैं, लेकिन हम उन्हें टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे रिसोर्सेज जिसे टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स है। मतलब इसमें पोटेंशियल तो है, मतलब वो हमारे नीड्स को, वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन हम उसे कर यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है? वैसा रिसोर्सेज जिसको सर्वे कर लिया गया है, मतलब वो कितना अमाउंट में है, कहां पर है, कितनी मात्रा में वहां अवेलेबल है, ये सारा कुछ हम जान रहे हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये अभी तक हमें पता नहीं है। ठीक है, मतलब उस पर विचार चल रहा है कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसको यूटिलाइज करने के लिए कैसे काम किया जाएगा, उसका बात अभी चल रहा है, वो कहलाता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। तीसरा है आपका स्टॉक। स्टॉक में क्या होता है कि मटेरियल्स जो होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, उसमें पोटेंशियल तो है, मतलब वो हमारे नीड्स को पूरा कर सकता है, लेकिन हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे यूज कर सके। स्टॉक कहने का मतलब हमारे पास वो रिसोर्सेज रखा हुआ है, हम उसे यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका यूज करके हम उस रखे हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लाया जाएगा जिससे हम स्टॉक में रखे हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। चौथा है आपका रिजर्व। नाम से ही पता चल रहा है रिजर्व। तो ये रिजर्व जो होता है स्टॉक का ही छोटा रूप होता है, स्टॉक का छोटा रूप होता है, मतलब जो कि अभी के टेक्नोलॉजी के अनुसार हम उसका थोड़ा सा हिस्सा यूज
कर सकते हैं। मतलब अगर कोई रिसोर्सेज है, उसका कुछ हिस्सा हम थोड़े से टेक्नोलॉजी का यूज कर करके हम उस रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपका कहलाएगा रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ लिया, वापस से हम एक बार रिकॉल कर देते हैं आपको। सबसे पहले हम लोगों ने रिसोर्सेज पढ़ा, रिसोर्सेज का डेफिनेशन पढ़ा, उसके फिर ऑन द बेसिस पढ़े, 4 बेसिस पढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी पढ़ लिया, ठीक। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पढ़ लिया, फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिया। ये 4 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ तक का नोट्स आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो हमसे फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम बता देते हैं, उसके बाद हम अगला क्लास में हम बता देंगे आपको, इसके आगे वाले बात हम अगले क्लास में बताएंगे, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए, खुद से भी जो भी हम बोलते हैं उसको लिख लिया कीजिए, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू।